हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साहित्य के इस मंच पर, जहां पर फटाफट रिवीजन की क्लास में आज हम लोग पहुंच गए हैं प्रगतिवाद पर। प्रगतिवाद पर महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि वन लाइनर स्वरूप में है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न है और यह बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों का संकलन है जो कि विभिन्न पुस्तकों से ढूंढकर आपके लिए संकलित किया गया है। और यह वैसे मुख्य रूप से यूजीसी नेट इकाई 2 के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, पर समान रूप से सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे वह टीजीटी पीजीटी हो, यूजीसी नेट या फिर अन्य राज्यों की जो हिंदी से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उन सभी के लिए समान रूप से यह प्रश्नोत्तरी जो है महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध पहले है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मित्रों, आप लोग बड़े बड़े चैनल्स में पेमेंट करके जो है देखते रहते हैं, तो आप वहाँ देखिए, पर अभ्यास करिए और अपने जो आपने पढ़ा है उसको परखने के लिए यहाँ एक बार ज़रूर देखिए और देखिए कितने प्रश्नों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक है, और अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रेषित करिए। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए चलते हैं प्रगतिवाद की महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नोत्तरी पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। तो पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसका उत्तर है, भारत में सर्वप्रथम प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई और यह लखनऊ में हुई। और इसके सभापति जो थे, जिन्होंने प्रथम बार इस अधिवेशन का अध्यक्ष पद भार ग्रहण किया, वह थे मुंशी प्रेमचंद जी। और मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन की यह अंतिम ही सभा थी, उसके बाद फिर उनका निधन हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला लेखक संघ कहाँ स्थापित किया गया और इसका क्या नाम था? तो यहाँ विश्व की बात की जा रही है, तो विश्व का सबसे पहला लेखक संघ सन 1934 होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए 1934 ईस्वी, 1934 ईस्वी होना चाहिए। यहाँ 24 हो गया है, 34 ही है, केवल 1900 मिस प्रिंट हो गया है। में गोरकी के नेतृत्व में रूस में स्थापित हुआ था प्रथम लेखक संघ, और यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। इसका नाम सोवियत लेखक संघ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या रहा है? तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार इस परीक्षाओं में कई तरह से यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद रहा है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद तथा साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। और प्रगतिवाद एक निम्न जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो दबे कुचले सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, उनके विषय में बात करता है, उनके हक और अधिकारों की बात करता है प्रगतिवाद, जो कि छायावाद में सिर्फ अपने मानसिक अंतर्द्वंद और मानसिक सौंदर्यता और आध्यात्मिकता और अज्ञात के प्रति प्रेम था। वहीं प्रगतिवाद में यथार्थवाद की भावना है और जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो दबा कुचला वर्ग है, उसके प्रति, उनके लोगों के प्रति प्यार है, सहानुभूति की भावना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजा रानियों महापुरुषों की बातें साहित्य में बहुत हो चुकी, सुरा सुंदरी की बातें भी बहुत हो चुकी, अब हमें उनकी ओर मुड़ना है जो समाज में उपेक्षित हैं। यह कथन किस साहित्यकार का है? तो यह महत्वपूर्ण कथन है। यह महत्वपूर्ण कथन मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। यह उन्होंने जो अपने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उसके भाषण में उन्होंने यह बात कही थी। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पहले प्रगतिवाद शब्द को प्रगतिवाद नहीं कहा जाता था, प्रगतिशील कहा जाता था, और भारत में भी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, प्रगतिवाद ही नहीं। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग मुक्तिबोध जी ने किया। उनका नाम पूरा गजानन माधव मुक्तिबोध था, और ये फैंटेसी से संबंधित रचनाएं करते थे, और आपकी रचनाएं प्रगतिवादी हैं, और मूलतः तो आप वैसे प्रयोगवादी कवि हैं, पर आपने प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया और इसका श्रेय मुक्तिबोध जी को ही जाता है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिसका ले ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोते थे, किंतु न चेता जो निस्वासर और छुदा तो तुम सोते थे। उपयुक्त प्रगतिवादी पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह है प्रगतिवादी पंक्तियाँ हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की। यह वैसे तो प्रेम और मस्ती के काव्य के कवि थे, पर इनकी कुछ रचनाओं में प्रगतिवाद का पुट भी मिलता है। और इन्होंने तो ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया कि वह ईश्वर कैसा है जिसको दिन रात तुम काम करते थे, रोते रहते थे और भाग्य भाग्य करते रहते थे, परंतु तुम्हारा भाग्य कभी जगा नहीं और तुम भूखे ही सो जाते थे, पर तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे ऊपर कभी भी प्रसन्न नहीं होता था, उसको दया नहीं आती थी। तो यहाँ ईश्वर के अस्तित्व पर उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया है। और प्रगतिवाद की यही पहचान थी, वह धर्म और ईश्वर में अनास्थावादी थे। वह धर्म और ईश्वर को नहीं मानते थे, अपने कर्म को मानते थे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? यह सभी विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। यह प्रश्न मिलान के रूप में भी आ सकते हैं और वैसे भी आते हैं। तो यह सारी विशेषताएं हैं यहाँ पर जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषताएं हैं और पूछी हुई परीक्षा उपयोगी विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं। तो प्रगतिवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं, फिर यहाँ में प्रिंट हो गया है, यहाँ पे विवाद नहीं होना चाहिए, प्रगतिवाद होना चाहिए। प्रगतिवाद। मित्रों आप समझ गए होंगे और आशा है कि आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, एक मिस प्रिंट हो जाता है टाइप करते समय। तो देखते हैं प्रगतिवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहली विशेषता है धर्म तथा ईश्वर में अनास्था, जो कि अभी हम इसकी चर्चा ही किए हैं। प्रगतिवादी कवि धर्म और ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। मार्क्सवाद एवं राष्ट्रवाद में विश्वास, प्रगतिवादी कवि मार्क्सवाद और राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। मार्क्सवाद रूस की एक बहुत जो है विचारधारा है, बहुत प्रसिद्ध विचारधारा है, जिसका कि प्रभाव भारत पे भी था। और अभी आगे हमने इसकी चर्चा की थी कि जो राजनीति में मार्क्सवाद है, समाजवाद है, वही काव्य में प्रगतिवाद है। और राष्ट्रवाद बहुत था प्रगतिवादी कवियों में। अगला पॉइंट है पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा। पूंजीवादी व्यवस्था से तो बहुत ही ज़्यादा ये लोग घृणा करते थे। और निराला जी की भी रचना कुकुरमुत्ता है, जिसमें गुलाब पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक है, और उन्होंने अबे सुन बे गुलाब कहकर पूंजीवादी वर्ग को जो है उसको उन्होंने संबोधित किया है। और कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। और सामाजिक यथार्थवाद, और समाज के यथार्थवाद की वह बात करते हैं, जो समाज में घटित हो रहा है, जो जैसा है वैसा वह वर्णित करते हैं। सामाजिक यथार्थवाद यानी जो गरीब है, जिसकी जो स्थिति है, उसको वही देखकर वह प्रसन्न रहते थे। रामधारी सिंह दिनकर समाज के यथार्थ की कविता लिखते हैं कि स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। तो कैसा समाज था जहाँ भूखे बच्चों को दूध नहीं मिलता था, और जो पूंजीपति लोग थे उनके घर के कुत्ते भी अच्छे अच्छे बिस्तरों में सोते थे, दूध पीते थे और अच्छा अच्छा भोजन करते थे, और गरीब को बच्चे भूखों से व्याकुल हो माँ आंचल थामे माँ की हड्डी से चिपक कर जाड़े में ठिठुर ठिठुर कर रात बिता देते थे। अगला पॉइंट है शोषित एवं सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति। तो यह तो इस काव्य की प्रमुख विशेषता है, शोषित के प्रति सहानुभूति और पूंजीपति के प्रति घृणा। ये तो हमने भी बताया ही है आपको कि इनकी रचना में है। और शोषितों के प्रति उन्होंने राजनीति को भी नहीं छोड़ा है, और उन्होंने लिखा है एक जगह, खादी ने मलमल से चुपचाप साठ गांठ कर डाली है, बिरला टाटा डाल मियाँ की तो दिन रात दिवाली है, लूटपाट के काले धन की करती रहती रखवाली, पता नहीं दिल्ली की देवी गोरी है या है काली। तो उन्होंने शोषित एवं सर्वहारा वर्ग के प्रति भरपूर सहानुभूति दिखाई है। और सामाजिक व्यथा में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन तो वह चाहते थे, जो कि केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविता में लिखा ही है, मारो 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 हंसिया, काटो 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 कर भी हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन से बड़े हिंसा क्या है। तो सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन वह चाहते थे, और ऐसा राज्य चाहते थे जहाँ पे सर्वहारा वर्ग को भी समान अधिकार हो, सभी को भोजन वस्त्र और रहने की जगह समान रूप से मिलनी चाहिए। तो प्रगतिवाद
सामाजिक यथार्थवाद का युग रहा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण युग था। और यह सारे कवि समाज में परिवर्तन करने की व्यवस्था से एक जगह इकट्ठे हुए थे। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति का किसान कवि किसे कहा जाता है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी को प्रकृति का किसान कवि कहा जाता है। उन्होंने प्रकृति से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण रचना की है। प्रकृति में वो भी प्रकृति के बड़े सुमित्रानंदन पंत की तरह उन्होंने झरने, घाटियों और प्रकृति के रम्य रूप का वर्णन नहीं किया। वह किसान कवि थे, किसान कवि थे और किसान की तरह उन्होंने जो किसान की चीज़ें होती थी उन्हीं में उन्हें प्रकृति का आनंद मिलता था। उन्होंने लिखा है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिग न चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। तो उनको छोटे से झाड़ में, चने की पेड़ की झाड़ में ही प्रकृति सुंदर दिखाई पड़ती थी और उसका अनुपम वर्णन करते थे, इसीलिए इनको किसान कवि कहा जाता है। अवध का किसान कवि, प्रकृति का किसान कवि, अवध का किसान कवि। और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक का कुलाते हैं। अभी हमने यह लाइन कही है आगे, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो उपरोक्त पंक्तियाँ हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की, जो कि भारत के उपराष्ट्र कवि या डिप्टी राष्ट्र कवि हैं। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली, पर इन्होंने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया है। इनका साहित्य में अनुपम योगदान है। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार आपकी रचना उर्वशी पर प्राप्त हुआ है। और आपकी जो रश्मि रथी रचना है, जो कि नेट के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है, बहुत ही उत्तम कोटि की रचना है। कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी जैसी रचनाएं पढ़कर वीर रस का जो संचार होता है, वह मुख्य रूप से रश्मि रथी को पढ़कर आनंदित हो जाता है मन। और मुझे तो रश्मि रथी वास्तव में बहुत पसंद है और मैं अक्सर इनकी रश्मि रथी को ज़रूर सुनती और पढ़ती हूँ। मन में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होता है और मन आनंदित हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, प्रगतिवाद की समय सीमा का निर्धारण कीजिए। तो सन 1936 ईस्वी से 1900, यहाँ पे मिसप्रिंट फिर हो गया, यहाँ पे 3 होना चाहिए, 1943 तक का समय प्रगतिवाद का समय माना गया है। 43 के बाद जब तार सप्तक का प्रकाशन हो जाता है, उसके बाद प्रयोगवाद का 43 से ही प्रारंभ हो जाता है, तो उससे पहले का जो समय होता है वह प्रगतिवाद की समय सीमा के अंतर्गत आता है। और 1936 में जब लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन होता है, उसी के आसपास से ही प्रगतिवाद का समय सीमा मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 12, प्रगतिवाद के 3 कवि जैसे ढाक के 3 पात, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल तथा त्रिलोचन को तो कृपांक देकर इसमें डाला गया है। असली प्रगतिवादी तो 2 ही हैं, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। यह कथन किस आलोचक का है? तो मित्रों, यह बहुत ही मोस्ट कथन है, आप इसको चाहें तो स्टार कर लीजिए। ये बहुत ही IMP प्रश्न है और इस महत्वपूर्ण कथन के लेखक हैं बच्चन जी। बच्चन जी भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनके कथन बहुत पूछे जाते हैं और जो 2021 की परीक्षा हुई इसमें तो बच्चन जी ने कमाल ही कर दिया था। IMP प्रश्न है ये, इसको IMP कर लीजिए। और आपको आता हो तो आता हो, नहीं तो आप इसको कहीं लिख लें तो अच्छा, ये लिखने से वैसे भी जल्दी याद होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? यह पंक्तियाँ हैं प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि नागार्जुन जी की। यह उनकी रचना अकाल और उसके बाद से ली गई हैं। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबा नागार्जुन जी का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनको बाबा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। आधुनिक युग के कबीर भी आप कहलाते हैं और आप मैथिली में यात्री उपनाम से रचना भी करते थे। आपको मैथिली रचना जो आपकी थी उसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था और आप वास्तव में बहुत अच्छे कवि थे। और आपका यह नागार्जुन नाम आप बांग्लादेश में जब जाते हैं और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, वहाँ पर आपका नाम नागार्जुन पड़ता है। वैसे आपका नाम वैद्यनाथ मिश्र था और आपका नाम ठग्गन मिश्र भी था, ग्रामीण नाम।
जो गांव में अक्सर लोगों के उपनाम होते हैं, छोटे छोटे नाम, जैसे हरिवंश राय जी को बच्चन कहा जाता था और वह उनका सरनेम ही हो गया, वैसे वह अग्रवाल थे। तो उसी तरह से इनका ठक्कर नाम था बचपन का, और कई नामों से आपको संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका कौन सी कहलाती है? तो वैसे विशाल भारत में कई बार प्रगतिवाद के विरोधी लेखों को छापा गया है, इसी पत्रिका को प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका माना जाता है। केन का कवि, अगला प्रश्न, केन का कवि, ग्रामीण चेतना का कवि किसे कहा जाता है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी को केन का कवि, ग्रामीण चेतना का कवि, अवध का किसान कवि जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न, किस रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का वर्णन हुआ है और यह किस कवि की रचना है? तो अजय खंडहर नामक रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का वर्णन है और यह रचना रांगेय राघव जी की है। रांगेय राघव जी का मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य है और आपका जन्म समय 1923 से 1963 ईस्वी आपका जीवन काल रहा है, और आपने उपन्यास के क्षेत्र में बहुत योगदान किया और आप कविता के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे कवि रहे हैं, और आपकी रचना अजय खंडहर, मेधावी तथा पांचाली हैं। और अजय खंडहर में 3 शीर्षक झनकार, ललकार और हुंकार से उन्होंने स्टालिनग्राद के युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, केदारनाथ अग्रवाल गहरी जीवन आस्था के कवि हैं। मैं समझता हूँ यह उनके व्यक्तित्व का बीज गुण है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है अमृत राय जी का, और अमृत राय जी जो कि प्रेमचंद्र जी के पुत्र रहे हैं, और आपने कलम का सिपाही नाम से अमृत राय जी ने प्रेमचंद्र जी की जीवनी लिखी है। और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भैंसा गाड़ी नामक प्रसिद्ध रचना किस कवि की है? तो भैंसा गाड़ी नामक प्रसिद्ध रचना के रचनाकार श्री भगवती चरण वर्मा जी थे, जिन्होंने चित्रलेखा जैसा प्रसिद्ध उपन्यास लिखा है। 2 बांके तथा मुगलों ने सल्तनत बख्श दी जैसी प्रसिद्ध कहानियाँ भी आपकी हैं। और हाँ, इन कहानियों से याद आया कि हमारा एक कहानी चैनल है कथा साहित्य दर्पण के नाम से, जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों से लगी हुई बहुत महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन किया गया है। इसके साथ साथ ही यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियाँ, जीवनी और रेखा चित्र आदि का भी संकलन है। इकाई 10 में जो लगे हुए रेखा चित्र हैं, माटी की मूर्तें, और जो हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी है और मुर्दहिया जीवनी है, इन सभी का संकलन हमारे उस चैनल पर है। तो आप अवश्य ही वहां जाएं और उनको सुनें और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20, शिवमंगल सुमन जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो शिवमंगल सुमन जी को उनकी रचना मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और शिवमंगल सुमन जी भी बहुत अच्छे प्रगतिवादी कवि रहे हैं। आपका जन्म स्थान भी झकरपुर उन्नाव है, और जो भैंसा गाड़ी के रचयिता है भगवती चरण वर्मा जी, आपका भी जन्म स्थान उन्नाव ही है। और आपका शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म समय है 1915 ईस्वी से 2002 तक आपका जीवन काल रहा है। और आपकी रचना मिट्टी की बारात के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और आपकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का काल और चल रही कुदाली जैसी रचनाएं आपकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। और हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन जैसी रचनाएं आपकी बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद छायावाद की, अभी ये प्रश्न तो छूट ही गया। प्रश्न नंबर 21, लाल झंडा मास्को भी दूर है, हिल्लोल, जीवन के गान तथा मिट्टी के बारात जैसी रचनाओं के लेखक कौन है? तो शिवमंगल सिंह सुमन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, बल्कि उसका गला घोटकर पैदा हुआ है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है। और मित्रों, हम वैसे भी अपनी प्रश्नोत्तरी की संकलन में उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षा उपयोगी हैं और बहुत ही संकलित प्रश्न है ये। बाकी छोटे छोटे प्रश्न, जो ये रचना किसकी है, इसके लेखक कौन है, जो कि आपको रटे रटाए प्रश्न है, वो प्रश्न हमने लिए हैं, पर उतना नहीं लिए, क्योंकि अधिकतर प्रश्न आपको रटे हुए होंगे। पर ऐसे प्रश्न जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम ढूंढ कर लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं। और अधिकतर कथन के प्रश्न हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, आधुनिक काल के कबीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह बहुचर्चित प्रश्न है। आधुनिक काल के कबीर के नाम से बाबा नागार्जुन को जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार सुमित्रा नंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना जाता है। और प्रश्न नंबर 25, केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह है युग की गंगा। यह केदारनाथ अग्रवाल जी का प्रथम काव्य संग्रह है। और केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी कवियों में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी, नागार्जुन जी और त्रिलोचन जी, यह कवि त्रयी प्रगतिवादी का मूल आधार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म समय क्या है? तो 1911 से 2000 ईस्वी तक यह इनका जीवन समय है, जीवन काल है। 1911 इनका जन्म समय है और 2000 ईस्वी तक इनका जीवन रहा है। 2000 ईस्वी में आपका निधन हुआ। और 1911 में और भी कवि पैदा हुए, जैसे अज्ञेय जी का जन्म समय भी 1911 रहा है। केदारनाथ अग्रवाल जी का भी जन्म समय 1911 रहा है। और भी कवि हैं जिनका 1911 में ही जन्म हुआ था। और एक श्रृंखला हम ऐसी लेके आएंगे जिनमें सभी कवियों का काल क्रमानुसार जीवन समय होगा एक ही सीरीज में। जैसे जितने कवि 2011 में हुए हैं, 2011 वाले का एक जगह संकलन, फिर 17, 12, 13 ऐसे ही जितने कवि हुए हैं, तो उनको एक जगह इकट्ठे करने से आपको याद करने में सहूलियत रहेगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएं कौन सी है? तो निराला जी को वैसे हम जानते हैं मुख्य रूप से छायावादी कवि के रूप में। यह छायावाद के आधार स्तंभ भी रहे हैं, पर यह आपने प्रगतिवादी रचनाएं भी की हैं। आपने अरविंद दर्शन से भी प्रभावित रचनाएं की हैं, आपने ग्रामीण चेतना से भी अनुप्राणित रचनाएं की हैं। तो आपकी प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। आपकी प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचना है कुकुरमुत्ता आपकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। गरम पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, नए पत्ते, खजोहरा, रानी और कहानी आदि रचनाएं आपकी प्रगतिवादी चेतना की रचनाएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बालेंदु उपनाम से ब्रजभाषा में रचनाएं कौन सा प्रगतिवादी कवि लिखता था? तो केदारनाथ अग्रवाल जी बालेंदु उपनाम से ब्रजभाषा में भी रचनाएं लिखते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, नागार्जुन जी ने अपनी किस कविता के संदर्भ में लिखा है? यह नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। तो नागार्जुन जी की कविता प्रतिहिंसा स्थायी भाव है के संदर्भ में उन्होंने यह कथन कहा है कि यह नागार्जुन के काव्य साहित्य का मैनिफेस्टो है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 29, त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम क्या था? तो त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम था वासुदेव सिंह। और बालेंदु जी का वास्तविक नाम था, क्या नाम था? केदारनाथ अग्रवाल। और नागार्जुन जी का वास्तविक नाम था, क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 30, समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। इनको दूसरा राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। वैसे आप राष्ट्रीय भावधारा से प्रेरित कवि रहे हैं, पर आप कि वही राष्ट्रीय भावधारा से प्रेरित कविताएं भी प्रगतिवाद में आती, क्योंकि प्रगतिवाद में भी राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव रहा है। और आप अभी हमने आपको बताया है कि आपको दूसरा राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, पर आपने मैथिली शरण गुप्त के आगे महज अपने आप को डिप्टी राष्ट्र कवि ही कहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 31वां प्रश्न है, श्रीमंगल सुमन जी की प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी हैं? तो श्रीमंगल सुमन जी की प्रसिद्ध कविताएं हैं गुनिया का यौवन, कलकत्ता का अकाल, चल रही कुदाली आदि। यहाँ कोलकाता की जगह कलकत्ता करिए जा गई, क्योंकि फॉन्ट में कोलकाता ही टाइप हो रहा था बार बार। तो वैसे कोलकाता जो इसका नया नाम है, पुराना नाम कलकत्ता था। तो जब ये कविता लिखी गई थी तो उसका नाम कलकत्ता ही था। तो कलकत्ता का अकाल, चल रही कुदाली आदि आपकी रचनाएं श्रीमंगल सिंह सुमन जी की हैं। और प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन जी को प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष कहा जाता है। और सुमित्रा नंदन निराला जी को छायावाद का सलाहका पुरुष कहा जाता है। और अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का सलाहका पुरुष कहा जाता है। तो यह प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सलाहका पुरुष किसे कहा जाता है। और मित्रों, आज यह प्रगतिवाद के चुनिंदा 21 प्रश्नों के साथ हम आपके 31 प्रश्नों के को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। आगे के भी प्रश्न हम अभी प्रगतिवाद से ही संबंधित लेकर आएंगे और लगभग 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी पूरा करेंगे इसी तरह।
तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, और आपसे फिर पुनः अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि हमारी भी कुछ सहायता हो। और इसी तरह हम आपको अभ्यास कराते रहेंगे, और नेट के संबंध में जो लगी हुई रचनाएं हैं उन सभी को लेकर भी हम इकाई वाइज लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए अभी हम ये इकाई 2 पूरी कर लें, उसके बाद फिर इकाई 3, 4, 5 इसी तरह लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो चलते हैं। आप आशा है कि ये पढ़ते ही रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद।